everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be continuing with our unit 6 of our class 12th history, which is Bhakti and Sufi movement. सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होती है और वो स्टार्ट होती है सदर्न इंडिया से, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जाके वो नॉर्दर्न इंडिया में आती है। हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट के आने से पहले सोसाइटी कैसी है, वहाँ पर जो रिचुअल्स है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड है, हर एक इंसान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। लेकिन भक्ति मूवमेंट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात होने लगती है। यहाँ पर जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का रोल जो है एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपल, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। सो उसकी पावर हमें ख़त्म होती हुई दिख रही है। हम आज बात करेंगे अलवर्स और नैनार सेंट्स के बारे में। हम देखेंगे किस तरह इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी और कैसे लोगों को इन्होंने अफेक्ट करा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलवर्स के बारे में। ये कौन है? ये हैं हमारे वैष्णव सेंट्स जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। जो टाइम पीरियड इनका है वो है 6th to 9th सेंचुरी और इनका रीजन होने वाला है तमिलनाडु। और जो हमारे वैष्णव सेंट्स थे वो थे 12 इन टोटल। मतलब जो सेंट्स हैं वो 12 हैं और बाद में जाके जो इनकी डिवोटी होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। अब अलवर का मीनिंग क्या है हम देखते हैं। इट इज़ वन हु इज़ इमर्स्ड इन द लव ऑफ गॉड। जो भगवान के प्यार में एकदम डूबा हुआ है उसको हम अलवर बोलते हैं। अब इनकी टीचिंग्स क्या है? ये लॉर्ड विष्णु को वर्शिप कर रहे हैं। ये मानते हैं कि लव इज़ ग्रेटर देन रिचुअल। रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रिचुअल्स का रोल जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है क्योंकि रिचुअल्स हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे भगवान से कनेक्ट होने की बात हो रही है, भगवान के प्रति अपना प्यार जताने की बात हो रही है। जो प्रीस्ट है, जो प्रीस्ट का रोल है वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि अब रिचुअल्स नहीं हो रहे। और ये बोल रहे हैं भक्ति हर एक के लिए ओपन है, यहाँ पे कोई भी बैरियर्स नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। साथ में ही ये बोलते हैं कि भगवान अपने हर एक डिवोटी को प्यार करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि आप अगर एक सर्टेन क्लास से या सर्टेन जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा पूजा से। साथ में ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो रहा है और ये तमिल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है। अब इससे क्या हो रहा है, हमें तमिल लैंग्वेज भी ग्रो होती हुई नज़र आएगी। और इन्होंने जो भी हिम्स कंपोज करे थे, जो भी भजन्स कंपोज करे थे, उनको बाद में जाके कलेक्ट करा जाता है एक बुक में जिसका नाम है नल्ल्यारी दिव्य प्रबंधम, जिसको हम तमिल वेद भी बोलते हैं। और जैसा कि इन्होंने अपने ज़्यादातर जो टीचिंग्स दी है वो तमिल लैंग्वेज में दी है और जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंची जा चुकी है। इन्होंने संस्कृत का यूज़ नहीं करा क्योंकि संस्कृत सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को ही आती है, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है वो मास पॉपुलेशन तक चीज़ों को पहुंचाने में मदद करती है। और जो इनके हिम्स हैं उनको आज भी विष्णु टेम्पल्स में गाया जाता है। हम देखते हैं कि आज भी ये रिलेवेंट है। अब हम देखते हैं नैनार्स के बारे में। ये हैं हमारे शिवा सेंट्स जो लॉर्ड शिव की वर्शिप करते हैं। टाइम पीरियड दोनों का ही सेम है, 6th to 9th सेंचुरी, और रीजन भी सेम है तमिलनाडु। लेकिन जो इनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये है 63। इनकी मेन टीचिंग्स भी सेम ही है। ये लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं। लव भी इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि रिचुअल। इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, डिवोशन ओवर बर्थ। मतलब ये डिसाइड नहीं करेगा अगर आप किसी भी भगवान को वर्शिप करना चाहते हो तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है या आप किस कास्ट में या किस वर्ण में पैदा हुए हैं, बल्कि आपका डिवोशन ज़्यादा मायने रखता है।
साथ में ही कास्ट बैरियर को भी इन्होंने रिजेक्ट करा है। अब हम कुछ फेमस नैनार्स के बारे में देखते हैं, जो है अपार, सुंदरार्स, संबदार, मणिकर्वचकस। मणिकर्वचकस को बाद में जाकर शैवा ट्रेडिशन से भी एसोसिएट किया जाता है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हिम्स जो हैं वो कंपोज करे हैं, भजन्स कंपोज करे हैं, जिन्हें बाद में जाके कलेक्ट करा गया है तेवारम में। और जो ये हिम्स हैं वो आज भी शिवा टेम्पल में गाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वुमेन सेंट्स के बारे में। सो वुमेन का उस टाइम पर क्या रोल था, क्या वो भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी या नहीं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी वुमेन सेंट है उनका नाम है अंडाल। सो शी वॉज द ओनली फीमेल अलवर सेंट, और ये विष्णु, शी लव्ड विष्णु डीपली, और वो मानती थी कि वो विष्णु की एक ब्राइड है। जो उनका फेमस वर्क है उसका नाम है तिरुपवई, और उनके जो सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने कंपोज करे थे वो आज भी तमिल मंथ ऑफ मरगजी में गाए जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारी अगली फीमेल सेंट के बारे में, जिनका नाम है कराईकल अम्मयार। सो शी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन नयनार, और शी वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। शी रिजेक्टेड वर्ल्डली लाइफ, मतलब इन्होंने सिर्फ सारी मटेरियल चीज़ों को छोड़ दिया था, क्योंकि ये क्वीन थी पहले, लेकिन इन्होंने शिव भक्ति के लिए सब चीज़ों को छोड़ दिया, और इन्होंने प्रे करा शिव को स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए, ना कि किसी मटेरियल चीज़ के लिए जैसे कि ब्यूटी और वेल्थ। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वुमेन का रोल देखना, क्यों हमारे लिए ये वुमेन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये उस टाइम की बात है जहाँ पर वुमेन का रोल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, उनके पास फ्रीडम नहीं थी। सो अगर उस टाइम पे कोई भी फीमेल एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है, सो वो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हमें भक्ति मूवमेंट में देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट ने एक स्पेस क्रिएट करा वुमेन के लिए, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को या अपने ओपिनियंस को पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकती है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप्स विद द किंग्स। तो किंग्स के साथ कैसा रिलेशंस था भक्ति सेंट्स का? सो किंग्स ने काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं उनको सपोर्ट करा, लेकिन किंग ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि इससे किंग की जो प्रेस्टीज है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है अगर वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देता है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प होती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प हो रही है? क्योंकि पहले के टाइम पे जो टेम्पल है सिर्फ पूजा तक ही लिमिटेड नहीं थे, वो काफ़ी सारा अलग अलग काम भी करते थे। जैसे कि अगर किसी की मैरिज हो रही है तो वो भी वहाँ पर रजिस्टर करी जाती थी, किसी की डेथ हो रही है या किसी का बर्थ हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती थी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलती थी। साथ में ही ट्रेड भी बूस्ट होता था। क्यों? क्योंकि अगर किसी एरिया में टेम्पल है तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग विज़िट करेंगे, उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसीलिए वहाँ पे ट्रेड जो है वो भी बूस्ट करेगा और किंग को हेल्प होगी। साथ में ही यूनाइटेड पीपल, लोग भी टेम्पल में आएंगे, सो वो काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और उससे वो एक साथ रह सकते हैं। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भक्ति सेंट्स ने इन्फ्लुएंस करा था हमारे साउथ इंडिया के रूलर्स को, इसीलिए वो टेम्पल्स में डोनेशन दे रहे थे और बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रहे थे। साथ में ही हमें देखने को मिलता है कि किंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल पैट्रोनेज दे रहे हैं सेंट्स को, और यहाँ पे एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, या एक हम कह सकते हैं कि हमें डिफरेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक तरफ तो सेंट्स बात कर रहे हैं सोशल कि उनको कुछ भी मटेरियल चीज़ नहीं चाहिए, वो इन सब चीज़ों से परे हैं, लेकिन वो बाद में जाकर जब किंग उन्हें पैट्रोनेज दे रहा है उसको भी रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें उन की जो वो बात बोल रहे हैं और जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ओपोजिशन देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि टेम्पल्स
एज अ सेंटर ऑफ सोसाइटी। सो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेम्पल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है। एक तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटर है, यहाँ पे पूजा हो रही है, वो हमें सबको पता है, लेकिन वहाँ वो एज अ स्कूल भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जा रही है बच्चों को, बेसिक एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है। साथ में ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। सो एज अ एम्प्लॉयर भी वो काम कर रहे हैं, एज अ लैंड ओनर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ये होता था कि किंग लैंड डोनेशन भी दे देते थे टेम्पल्स को। साथ में ही एक कल्चरल सेंटर भी है और म्यूज़िक और डांस एकेडमी भी है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है, जैसे कि म्यूज़िक और डांस। साथ में एक चैरिटी सेंटर भी है, क्योंकि काफ़ी सारे चैरिटी इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम ये होता था कि फ्री में वहाँ पर फूड बनता था, और अगर कोई भी नीडी था तो वहाँ पर वो खाना खा सकता था, या फिर अलग अलग चीज़ें लोगों को दी जाती थी, जैसे कि ब्लैंकेट वहाँ पे प्रोवाइड करे जाते थे, जो हम आज के टाइम पर भी देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सूफी ट्रेडिशन के बारे में, कि कैसे सूफीज़म इंडिया में ग्रो हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन सो आप कमेंट करके प्लीज़ उसको बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।